नंबर 1 के उचक्के व्यक्ति हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारा आज का मुद्दा है बागेश्वर धाम पर बोल, कांग्रेस का सेल्फ गोल। आखिर कांग्रेस ने क्यों कर दिया सेल्फ गोल? जरा इस खबर को देखिए, आपको समझ आएगा, फिर इस पर चर्चा करें। ये सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा की नाक कटवाने वाले लोग हैं। इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। वो नंबर 1 के उचक्के व्यक्ति हैं। ये है कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व मंत्री और वर्तमान में मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, जिन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बड़ा हमला बोला। पूर्व मंत्री नायक ने धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयानों पर कहा कि वो सनातन की बात कहां करते हैं। नायक ने कहा कि सनातन धर्म के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। शास्त्री जिस तरह की भागवत बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। इसको बुंदेलखंडी में उचक्का कहा जाता है। रामायण को छोड़कर दुनिया भर के विषय में रामकथा में वो बोलते हैं। उनकी मैंने भागवत सुनी, 18,000 श्लोक का ग्रंथ है। 8-8 दिन, 7-7 दिन भागवत बोलते हैं और 5-10 श्लोक भी नहीं बोलते। ये कैसी भागवत है भाई? और दुनिया भर के गाने गाते रहते हैं भागवत में। मुकेश नायक के इस बयान पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पलटवार किया। सीएम मोहन ने कहा कि कांग्रेस इसकी कीमत चुकाएगी। सीएम ने कहा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की स्थिति और बुरी होगी, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इसे कांग्रेस की ओछी बात बताया। जनता इसी कारण से इन दलों के प्रति विश्वास अपना खोती जा रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में और जनता इनको सबक सिखाए, और अभी भी समय है इनको अपने कहे से हिंदू धर्म के प्रति, पता नहीं क्यों कांग्रेस और इनके साथ वालों को आपत्तियां होती है। परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और ये माफी मांगे। आज इस प्रकार के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जैसे लोग जो दुनिया में अपने धर्म संस्कृति की आभा बिखेर रहे हैं, अब उस पर कोई कांग्रेस का नेता इस प्रकार की भाषा बोले तो अब वो हास्यास्पद ही है। इन्हें लगता है कि इतने बड़े संत के बारे में कुछ गलत बोलेंगे तो हम हाईलाइट होंगे, इसी में लगे हुए हैं। इस समय पूरा देश धर्म और आस्था के सैलाब में डुबकी लगा रहा है। महाकुंभ के चलते श्रद्धा लोगों के मन में हिलोरे मार रही है। ऐसे माहौल में मुकेश नायक के बयान ने कांग्रेस को परेशानी में डालने का काम किया है। खुद कथावाचक रहे मुकेश नायक के बागेश्वर धाम पर बोल फिलहाल कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो रहे हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हम जिस पर बात करने वाले, लेकिन आप इस समय चर्चा चल रही है महाकुंभ की। दावा यह है कि महाकुंभ में करीब करीब 60 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंचने वाला है, यानी हिंदुत्व सनातन की बात हर जगह। ऐसे में मुकेश नायक जी जो कह रहे हैं, और वो उस स्थान के बारे में कह रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, जहां राष्ट्रपति पहुंचने वाली है, उससे ठीक पहले जब कोई बात होती है तो वो बात ही बात में वो कह जाते हैं, शायद जिसकी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन वो बेहतर समझते हैं क्योंकि मुकेश नायक पूर्व में मंत्री रहे हैं। और कहने का मतलब यह है कि उनके पास जो जिम्मा है वो है, मुकेश नायक जी के पास जिम्मा मीडिया विभाग के वो अध्यक्ष है। तो क्या ये माना जाए कि ये कांग्रेस का बयान, क्योंकि कहने वाले तो खुद अध्यक्ष है? तो इसीलिए सवाल भी खड़े हो गए, लेकिन बैठे बिठाए एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिल गया जिस पर खूब बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। और आप देख भी रहे हैं, चाहे वी डी शर्मा हो या मुख्यमंत्री, पूरी बीजेपी हमलावर। पर इसके मायने क्या, आज इसी को समझते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बंसल न्यूज की टीम सुलग के साथ। क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मुकेश नायक का बयान कांग्रेस पर बैकफायर करेगा? क्या महाकुंभ में उमड़े आस्था के सैलाब के बीच ऐसे बयान बीजेपी को मौका देते हैं? क्या बोलने की आजादी के नाम पर किसी को कुछ भी बोल देना सही है? बोलने की आजादी सभी के पास, अभिव्यक्ति की आजादी संविधान ने सभी को दी है, लेकिन फिर भी कहते हैं थोड़ा तोलो फिर बोलो। समझते हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। और साथ ही जुड़ रहे हैं विक्रम चौधरी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है। विक्रम जी आपका भी बहुत स्वागत है। और मिलन भार्गव जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मिलन जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, बात 2 नेताओं की नहीं कहूँगा, बात
संत और एक नेता की चल रही। और इत्तेफाक है कि आप भी बुंदेलखंड से आते, इस समय बुंदेलखंड की बड़ी चर्चा, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, और इतनी कम उम्र में 28-29 साल का बहुत कम होता, मुझे लगता है कि एक ऐसा काम कर देना जैसा इस समय बागेश्वर धाम के बारे में कहा जा रहा है, और वहाँ दो ऐसे महान हस्तियों का पहुँचना, एक तरह से कहा जाए सनातन की धारा अलग दिशा में बह रही है, दिखाई दे रही है, महाकुंभ की बात भी कर रहे हैं। फिर जो मुकेश नायक कह गए, ये कोई बुंदेलखंड की लड़ाई है या कांग्रेस इस बात को आगे बढ़ाना चाहती है? देखिए मनोज जी, हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि राजनीति में धर्म का घालमेल नहीं होना चाहिए। वहीं ये भी कहा जाता है कि राजनीति धर्म सम्मत होनी चाहिए। तो धर्म में जो बातें कही हैं वो राजनीति उस आधार पर चलनी चाहिए। जहां आपने बात कही है कि ये बुंदेलखंड की लड़ाई है, ये बुंदेलखंड की लड़ाई नहीं है मनोज जी। कांग्रेस वर्तमान दौर में लगातार जो भी संत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अकेले, जो कहीं ना कहीं सनातन की बात करते हुए लड़ाई दिख रहे हैं, लड़ते हुए, जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हुए दिख रहे हैं बयानों के जरिए, उनके खिलाफ कांग्रेस की ओर से कहीं ना कहीं जुबान फिसलना मैं कह सकता हूँ। बीजेपी चाहती है कि आप हमारी पिच पर आके खेलिए, और कांग्रेस उस पिच पे चली जाती है। आपको याद होगा कि अभी महू का जो काम हुआ था उसमें खड़गे जी कुछ बोल गए, तो आप उलझन में खड़े हो गए। और ये समय क्या होता है, राजनीति ये कहती है कि आपको थोड़ा सा विचार मनन करके समय का चयन करना चाहिए। ये समय कौन सा है कि बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या कारण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इस समय यह है कि वो एक ऐसा स्थान बन गया है जिसकी चर्चा दुनिया में है। मनोज जी, मैं अभी कल ही एक जन से बात कर रहा था कि पहले छतरपुर को खजुराहो के कारण जाना जाता था, लेकिन आज छतरपुर को या बुंदेलखंड के इलाके को बागेश्वर धाम के कारण जाने लगा है, क्योंकि रोज 25-50 हज़ार लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुकेश नायक जी का जो बयान का समय था वो बहुत गलत था। इस समय पे ठीक है, आपके मतभेद हो सकते हैं, आप उनको चुनौती दे सकते हैं, वो जो बात कह रहे हैं उसको काट सकते हैं, लेकिन चयन समय का होता है। मुझे लगता है जो उनका चयन का समय था उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना सेल्फ गोल तो कर लिया है। हाँ, और राजनीति में समय का बड़ा खेल है कि जिसने समय को भांप लिया, समय की नज़ाकत को समझ लिया, वो बहुत कुछ कर जाता, लेकिन शायद भूल गए होंगे। विक्रम चौधरी जी, मैं आपसे यही समझना चाहूँगा, एक कहावत है कि पैर पर कुल्हाड़ी मार ली या फिर कुल्हाड़ी पर पैर रख दिया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि दौर एक अलग तरह का चल रहा है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बयान को कैसा देखते हैं, क्योंकि कहने वाले कोई और नहीं है, वो आपके मुखिया है, कांग्रेस के मुखिया है, मीडिया विभाग के, जो सबकी बात रखते हैं पार्टी की तरफ से, और वो भी ऐसी बात कह गए। आपको लग रहा है, और आप जितने मुहावरे और जो टाइमिंग की बातें कर रहे हैं जी, मुझे लगता है कि आपकी ये बड़ी कल्पना है। जब ज्योतिबा फुले समाज का निर्माण करने निकले तो यही जो हिंदू धर्म की ध्वजा लेके चलते हैं वही उन पर गोबर फेंका करते थे। कुंभ चल रहा है और कुंभ में लोग नहा रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन जो अव्यवस्था और भगदड़ मची है और जो हिंदू भाई हमारे मारे जा रहे हैं, तो ये हमारा एक प्रयास है कि धर्म संस्कृति में जो सांस्कृतिक विद्रूपताएं पैदा हो गई हैं, जो संतों के नाम पे, संत तो अलग शब्द है, कथावाचक है व्यक्ति, कथावाचकों के नाम पे जो जोकर हैं, जो भाजपा ने छोड़ रखे हैं, हम हिंदू धर्म को मतलब ये नहीं, आप हमारी मेरी बात सुन लीजिए, नहीं आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात को कहने दीजिए मुझको, आप बिल्कुल विचलित ना हो। तो ये क्या होता है कि नहीं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मुझे कहने, आपने कहा ना कि 25,000 आदमी आ रहे हैं, हर 2-3-4 साल में एक बाबा आता है मार्केट में, वो प्रकट होता है। एक पंढोकर सरकार आए थे, उसके पहले एक दूसरे बाबा थे, कुछ और राम रहीम हैं। तो जो बाबा बीजेपी के लिए बैटिंग करता है, बीजेपी के लोग उसको सनातन का प्रतीक बना के प्रस्तुत करते हैं, फिर उसको बेल भी देते हैं, उसको चिन्मयन बना देते हैं, सब वो सारे पापों से ऊपर रहते हैं। हमारे जो धार्मिक संत नुमा जो नेता हैं, मुकेश नायक जी, वो तब से राम कथा कर रहे हैं जब ये आदमी पैदा भी नहीं हुआ था। और मुकेश नायक जी राम कथा करते हैं तो वो वहाँ की साइकिल स्टैंड का ठेका नहीं लेते,
वो ये नहीं कहते कि मेरे भाई को टेंट का ठेका दे दो। वो जो दुकानें लगती हैं उनसे वसूली या दुकानों की नीलामी नहीं होती है। इस व्यक्ति के लिए धर्म एक धंधा है जिसपे भोली भाली जनता फंसी है, तो हम इस बात को उजागर कर रहे हैं। हमने कोई सेल्फ गोल नहीं कर ली। आप सेल्फ गोल कह के आप मुस्कुरा लो और अपने आप को खुश कर लो, तो ये आप तक मुस्कुराने की जरूरत नहीं। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप सुनिए। और फिर क्या है कि ये देश की जनता को इस वक्त कि भाई ये लोग इनडायरेक्टली वो लोग हैं जिन्होंने उकसाया, भीड़ बढ़ी और 10,000 से ज्यादा लोग भगदड़ में मरे, तो क्या इनडायरेक्टली ये लोग जिम्मेदार नहीं है? ये कैसे कह सकता है ये आदमी कि जो नहाएगा नहीं वो देशद्रोही? मैं नहीं गया हूं, हो सकता है आप नहीं गए हो, सैकड़ों लोग नहीं गए हैं। नहीं जाना और जाना, हम लोग तो उस परंपरा के लोग हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आज ही रिपोर्ट आई है कि गंगा में प्रदूषण का जो स्तर है वो किस तरह चला गया। अब इसको चक्का कहने के पीछे जो वजह है, आप देखिए, आप राम कथा एक मर्यादित ग्रंथ है और ये अपेक्षाकृत नया चलन है और मुकेश नायक जैसे लोगों ने इसका को प्रवर्तित किया था। अब ये आदमी अपनी राम कथा में ठटरी के बंधे इस टाइप की बातें करता है। ये कहता है कि जिस औरत के इस माथे पे सिंदूर या बिंदी नहीं है वो खाली प्लॉट है। ये इसका स्तर है सोचने का। और अभी तो इसने हद पार कर दी कि विष्णु के अवतार के 5 बाप, ये बाप शब्द उसी ने बोला था, ये 5 बाप हैं। तो ये जो धार्मिक उचक्कापन जो चल रहा है, हम इसके प्रति समग्र हिंदू समाज को सचेत करना चाहते हैं कि भीड़ इकट्ठा करने से ये आदमी भाग गया था। जब इससे चुनौती दी कि आइए जो पर्ची आप जो वो बनाते हैं स्वांग, हम उसकी वैज्ञानिकता को जांचते हैं, तो ये आदमी नागपुर में से रामकथा छोड़ के भागा था। तो हमारा हिंदू समाज के समस्त ये निवेदन है कि इनके भरोसे हम हमारे बहुसंख्यक हिंदू समाज को नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए मुकेश नायक जी ने ये बीड़ा उठाया है कि इन सांस्कृतिक विद्रूपताओं को, इन सांस्कृतिक विदूषकों को इस समाज से अलग किया जाए ताकि ये मारा मारी ना मचे, धर्म के नाम पे भगदड़ ना मचे। आप मुकेश नायक जी कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं। आपने कहा मुकेश नायक जी ने बीड़ा उठाया, ये माने कि कांग्रेस ने ये बीड़ा उठाया? नहीं, कांग्रेस तो शुरू दिन से, जिस दिन से संविधान लागू हुआ उस दिन करपात्री महाराज, हिंदू महासभा, अंबेडकर साहब के पुतले जला रहे थे। आज वही बातें ये लोग अपने एजेंडे में पेश करते हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। मेरा कहना अंतिम लाइन ये है कि कांग्रेस शुरू से धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ खड़ी है। दहेज विरोधी कानून हम बना के लाए, अस्पृश्यता निवारण कानून हम लोगों के समय आया। इसलिए हम एक सांस्कृतिक कुरीतियों के सामने खड़े होते हैं, इसलिए आलोचना का शुरू में शिकार होते हैं, बाद में समाज सही दिशा में आता है। मिलन भार्गव जी, जैसा विक्रम चौधरी जी कह रहे हैं कि सब आपकी लाइन पर काम कर रहे हैं और जो आपकी लाइन पर बेहतर तरीके से काम करता है आप उसको प्रोपेगेंडा बना देते हैं, आप इस तरह की बातें करने लगते हैं। अब वो तो जो कह रहे हैं वो आपने सुन लिया होगा, जवाब आप दे दीजिए। मनोज जी, देखिए बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं एक बात इस डिबेट में स्पष्ट कर दूं कि मुकेश नायक जी का कोई व्यक्तिगत बयान नहीं है। बकायदा उन्होंने मीडिया में बाइट दी और उससे पेट नहीं भरा उनको गाली देकर, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करा के, शूट करा के बकायदा कांग्रेस के एक एक प्रवक्ताओं से वीडियो को जारी करवाया गया, अपने सोशल प्लेटफॉर्म से वायरल करवाया गया। तो मतलब आप समझ लीजिए ये लड़ाई पूरी कांग्रेस पार्टी और धीरेन्द्र शास्त्री जी के समक्ष है और एक दूसरे के खिलाफ है। और दूसरी बात, मैं चौधरी जी को जानता तो नहीं हूँ, पहली बार आज चर्चा बैठ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनेंगे। दूसरी बात, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा, सुन लीजिए आपकी आदत में तो दिन में एक डिबेट में बैठा था, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनिए। बोलिए। और तीसरी बात, देखिए ये क्रमशः हो रहा है, ये हिंदुओं के खिलाफ कोई पहली दफा कांग्रेस पार्टी इस प्रकार नहीं करी। करपात्री जी महाराज का भी इन्होंने नाम लिया था। करपात्री जी महाराज के साथ सैकड़ों संतों को गोली से हत्या करने वाली इंदिरा गांधी जी की सरकार इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं की पार्टी थी और ये लगातार चल रहा है। कोई कुंभ में नहाने का आपत्ति ले रहा है, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि नहाना पाप धोने जैसा है। मतलब यदि पाप धोने वाला व्यक्ति ही वहां जा रहा है तो क्या 60 करोड़ की जो जनता वहां स्नान करके आई वो सब पापी हैं? अरे पापी तो आप लोग हैं, लगातार हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं, लगातार पड़े संतों के खिलाफ। और ये लड़ाई देखिए, आप धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कांग्रेस के खिलाफ बोला क्या है? कभी कोई एक शब्द बोला है? उनकी लड़ाई तो जिहादियों और आतंकियों के खिलाफ रही और जो सनातन को एकता करने का सूत्र में वो लिखने पड़े हैं, इनको तकलीफ क्यों हो रही? आखिर तकलीफ इसलिए हो रही, इनके विचार औरंगजेब और टीपू सुल्तान से मिलते हैं। क्योंकि जब देश आजाद हुआ तब से लेकर उन्होंने आक्रांता के रूप में महिमा मंडन उनका ही किया। इस देश में महाराणा प्रताप का महिमा मंडन कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, ना ही स्वामी विवेकानंद ने किया, लेकिन देश की सड़कें और स्मारक औरंगजेब और टीपू सुल्तान के नाम रखकर
इन्होंने अपनी आकांक्षा और अपेक्षाएं स्पष्ट कर दी और उसी को बढ़ा रहे हैं मुकेश नायक जी। और मुकेश नायक जी ताकत लगी है कांग्रेस पार्टी को। चौधरी सुन लीजिए, रखिए, अभी पोल खोलूंगा। चलिए मिलन जी और चौधरी साहब बने रहिए, मैं आपके साथ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मैं सीधे दिल्ली की तरफ चलूंगा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री, प्रवेश वर्मा होंगे डिप्टी सीएम, विजेंद्र गुप्ता होंगे विधानसभा के स्पीकर। इस वक्त दिल्ली से सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार था, रेखा गुप्ता के नाम को लगातार बंसल न्यूज भी दिखा रहा था और जिस तरह की चर्चा थी, क्या रेखा गुप्ता, और आप देखिए रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लग गई है। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता होंगे, प्रवेश वर्मा जिनके नाम की चर्चा सीएम को लेकर भी थी, कई ऐसे नाम चल रहे थे, लेकिन बाजी रेखा वर्मा के हाथ, रेखा गुप्ता जी के हाथ है और रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई सीएम। ये देखिए आप, कल सुबह शपथ समारोह होगा जैसा पूर्व से तय है 12 बजे, और थोड़ी देर पहले ही ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त दिल्ली से मिलती हैं। बड़ी खबर। चलिए लौटते हैं वापस हमारे मुद्दे की तरफ। जी मिलन जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं तत्काल जी मनोज जी एक मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए जिस प्रकार से अनंत समय से महाकुंभ होता आया, उसमें इतने बड़े वर्ग का इस त्योहार में, इस कुंभ में शामिल होना और उस व्यवस्था को आपने चूंकि नजदीक से देखा, आप लंबे समय रहे, इतनी बड़ी संख्या को वहां व्यवस्थित करके जो सरकार ने अपने प्रयास किए, उनको ना छोड़ के कांग्रेस पार्टी में क्या है आज बताइए। कांग्रेस पार्टी को चिढ़ है कि कुंभ इतना सफल कैसे हो गया। इसीलिए अभी मैं इनके अध्ययन, इनकी ज्ञान का अर्जन देख रहा था कि 10,000 लोग मारे गए। अरे कहां से बढ़ के आते हैं आप? चलिए सर मुद्दे से भटक जाएंगे अपने आप में। मिलन जी बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में, मध्य प्रदेश का बड़ा मुद्दा है। शर्म आनी चाहिए ध्वजवाहक को। अब ये लड़ाई आपकी और उनकी नहीं है, ये हर एक सनातनी की लड़ाई है, क्योंकि जो सनातन के खिलाफ जो खड़ा है वो हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हिंदू मारे जा रहे हैं। चलिए मैं उस मुद्दे पर की बात बाद में कर लेंगे। अपने आप में मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, अपने आप में देखिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, या जो भी वो चीजें अलग है, लेकिन अपने आप में बात बड़ी हो जाती है कि मध्य प्रदेश की सियासत की हम बात कर रहे हैं। वापस आऊंगा मैं, पहले लौटूंगा आपकी तरफ। चौधरी साहब आपसे मिलूंगा, संदीप पौराणिक जी से दोनों की बातों पर एक प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा। आपने दोनों को सुना संदीप जी, और जो हम कह रहे थे चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक कहा, ये कांग्रेस का बयान है। देखिए मनोज जी, अब वो अपने तरह से जस्टिफाई करेंगे लोग, जब हमारा नेता कुछ बोलता है। ये बात बिल्कुल सही है कि मुकेश नायक कथा प्रवाचक भी रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, धर्मों का ज्ञान है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि ये टाइमिंग वाली बात है। महत्वपूर्ण ये है कि वो तो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं ना, लेकिन जब प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, राष्ट्रपति का उस इलाके में दौरा है, तो आपके इस तरह के बयान मुझे लगता है कि जगाने और राजनीतिक तौर पर लाभप्रद नहीं होते हैं। मनोज जी एक और चीज़ है कि चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, क्या कांग्रेस ने चंद्रा स्वामी का उपयोग नहीं किया? क्या कांग्रेस ने और लोगों का उपयोग नहीं किया? ये राजनीति है। जब आप सत्ता में होते हैं तब आप अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें गढ़ते हैं, जब दूसरा करता है तो आप उस पर सवाल उठाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सत्ता हासिल करने के लिए धर्म का चोला पहनने वाले या संत प्रवृत्ति के लोगों का हमेशा से राजनीति में उपयोग होता रहा है। तो वो स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो बीजेपी की कही हुई बात को आगे बढ़ाएंगे तो कांग्रेस आरोप लगाएगी, और जब कांग्रेस की जहां सत्ताएं हैं वहां भी उपयोग होता है, वो भी कांग्रेस को यह ध्यान करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इन चीजों से राजनेता बचें और वहां धर्म की प्रचार करने वाले भी बचें इस तरह के बयान से, तो देश के लिए और समाज के लिए ज्यादा हितकर होगा। जी बोलिए चौधरी साहब, कुछ बोल रहे थे, जवाब दीजिए। जो आप प्रधानमंत्री और टाइमिंग की बात कर रहे हैं, उसमें हमारा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी को तो ऐसे लोग पसंद हैं। अभी अल्लाह वादिया का उन्होंने कितना अभिनंदन किया था, और अल्लाह वादिया ने जिस तरीके के निम्न स्तरीय कमेंट सोशल मीडिया पे पारित किए हैं, वो तो मैं और आप कोई भी इस चैनल पे नहीं बोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बहुत हाँ, तो ये मैं कह रहा हूं ना कि उस जो नरेंद्र मोदी जी की पसंद ही उसी टाइप की है। यहाँ हिंदू मर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की टाइमिंग आप देख रहे हैं, और वो वहाँ एक पूंजीपति के बच्चे का डायपर बदल रहे हैं। हमारे यहाँ एक इस तरफ फोटो डली है कि शक्ति सब डले हुए हैं, और उधर वो उनके एलन मस्क के घर में बैठे हुए हैं। ये है टाइमिंग। अच्छा दूसरी बात, अब मैं आप बोलिएगा,
मुद्दे पर लौटाइए, मुद्दे पर लौटाइए, मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बात चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहा हूँ। गढ़ा गांव में धीरेन्द्र शास्त्री ने दलित और आदिवासियों को जमीनों से बेदखल किया था। 1 महीने लगातार दलित और आदिवासी कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे गए और उनका मजबूर करके उनको दान पत्र लिखवाया गया। इस आदमी ने पंचायत भवन पे कब्जा किया है, वहां सरकारी जमीन पे कब्जा किया है। आप ऐसे आदमी को कहां से संत बोल रहे हैं? धर्म इसके लिए धंधा है, धर्म की आड़ में ये अपना साम्राज्य फैला रहा है। कहां इस मर्यादा पुरुषोत्तम की बात है? एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मुझे आप बताइए, थोड़े दिन पहले आपके ही विपक्ष के नेता उमंग सिंगार जाते, उनसे आशीर्वाद लेते, आपके ही जीतू पटवारी जी वहां जाते, उनसे आशीर्वाद लेते। बागेश्वर धाम तो वो संत नहीं है, मतलब बागेश्वर धाम जो है वो पीठ है। ये व्यक्ति बागेश्वर धाम का पुजारी है। बागेश्वर धाम के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा है। वो हनुमान जी की एक पीठ है, हम भी सब जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे। इन दोनों बातों में फर्क है सर। देखिए, जो डाकू थे एक जमाने में चंबल के, लेकिन दोनों आशीर्वाद लेते हुए आप लोग ने फोटो बाकायदा ट्वीट किया है। उमंग सिंगार जी बैठे हैं तो हम क्यों निरादर करें किसी का? हम तो उस प्रवृत्ति, हमारे को देखिए, हम पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हम तो उसके द्वारा जो किए गए कृत्य हैं, जो अपशब्द हैं। अब बताइए ये कैसे स्वीकार हो सकता है कि वो राम के 5 बाप? आप मुझे बताइए कौन सा सनातन संस्कृति का आदमी ये बात स्वीकार कर लेगा और हजम भी कर लेगा कि वो कैसे बता सकता है राम के 5 बाप? आप पूछिए मिलन भार्गव से कि क्या इस बात से सहमत है। दूसरी बात ये पूछिए कि इस वक्तव्य से सहमत है कि जो लोग मरे हैं उनको मोक्ष मिल गया है। ये बताइए कि सहमत है इस बात से? चलिए मिलन जी, इस बात का जवाब भी दीजिए। वो तो अपनी बात पर कायम है, उन्होंने उनको चक्का कहा, उन्होंने कहा उस बात को बाकायदा उन्होंने अपनी तरह से पूरी बात भी रख दी कि क्यों कहा। ये दो सवाल पूछना है, इधर की बात मत करें। देखिए, मुझे लगता है कि चौधरी जी जिस प्रकार से ज्ञाता हो गए हैं और मुकेश नायक जी को बड़ा राम कथा वाचक बता रहे हैं। अरे भैया, तो क्यों दुकानों में अपनी बंद कर दी? पिट गई थी दुकान, ना वहां सफल हुए ना राजनीति में, घर बैठा दी गए, लगातार चुनाव हार रहे। और दूसरी बात, कमलनाथ जी को समझाइए क्यों कथा कराते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से, क्यों उनके चरणों में जाकर नाक रगड़ कर आशीर्वाद लेते हैं? कमलनाथ जी से बड़े हो गए हैं आप जयवर्धन जी से बड़े हो गए हैं, आप सबसे बड़े हो गए, क्योंकि आप तो मेरी बात का जवाब दो। कांग्रेस की स्तुति क्यों करते हो भार्गव जी? कांग्रेस का गाना गाना बंद करो, कांग्रेस का गाना गाना बंद करो। टिप्पणी रावण की इस देश में नहीं चली। रावण का तो ये बताओ, मोक्ष प्राप्त हुआ क्या उनको जो मर गए? लेकिन जो मर गए, हताहत हुए हैं अव्यवस्थाओं के कारण, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ क्या? या राम के कितने पिताजी, ये बता दो आप। धर्म के लिए अरे जो सवाल है जो उसी आदमी ने कहे हैं उसकी बात करो। औरंगजेब की तरह, टीपू सुल्तान की तरह बलात्कार। अरे टीपू सुल्तान तो छोड़ो, अभी बागेश्वर की बात करो। व्यक्ति बलात्कार। अरे वो मोक्ष मिल गया क्या? मोक्ष मिल गया क्या? अरे मोक्ष मिला क्या? इस तरह के लोग ये बताओ, उसके उस वक्तव्य से सहमत हो जब राम के 5 बाप बोलता है वो? मनुस्मृति पढ़ने वाला क्या बलात्कारी? अरे राम के कितने पिताजी, ये बता दो। महापापी है कैसा आदमी है जो सवाल का जवाब नहीं दे रहे, दर की बातें कर रहे हैं। लेकिन हमारी और देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की है। तुम्हारी चोर की दाढ़ी में तिनका है। तुम चलिए सर, ये बात हो रही है। और आप जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी के पीछे पड़े, अरे मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया तुमने। आपने मुहिम छेड़ी। अरे प्रभु, खत्म का खात्मा। सुन तो, मैं क्या पूछ रहा था? पेट नहीं भर रहा है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? चलिए वो उनके मिलन जी उनके कुछ सवाल है, मिलन जी उनके कुछ सवाल है, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा है कि अभी धीरे धीरे कर जैसा भारतीय जनता पार्टी आप लोग मुद्दा इसको बना रहे हैं, कुछ इनके सवाल है, उन सवालों के जवाब मैं आपसे चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है इन सवालों का जवाब आप जनता पर छोड़िएगा, क्योंकि ये मुद्दा अलग है। लेकिन ये हमेशा कहा जाता है किसी भी नेता के बारे में, वो बीजेपी हो या कांग्रेस का नेता, कि जब भी बोलें तो सोच समझ कर बोलें। लेकिन कांग्रेस का तो ये कहना है कि उन्होंने जो कहा सही कहा, अब निर्णय आपको करना है किसने क्या कहा, क्या कांग्रेस सही कह रही है या भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। नंबर 1 के उचक्के व्यक्ति